जय हिंद बच्चों। शिक्षा विभाग राजस्थान के स्माइल प्रोग्राम के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, जिसमें हमारा तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 के अंदर मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है। क्या किया गया है? मनुष्य के व्यापार पर, जैसे स्त्री, पुरुष और बच्चों के व्यापार यानी खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है, तथा बलात् श्रम हमारे देश में दास्ता हमेशा सदियों से चली आ रही है। तो किसी न किसी रूप में व्यक्तियों को दास बनाकर रखा जाता है, बेगार करवाई जाती थी। उसी जबरदस्ती काम करवाने को क्या किया गया है? ख़त्म किया गया है। बलात् यानी जबरदस्ती काम करवाना, जिसके एवज में चाहे श्रम प्रदान दिया जाए, पारिश्रमिक मजदूरी उसको दी जाए या ना दी जाए। बेगारी प्रथा, हमारे राजस्थान की जो हाली प्रथा आती है वो इसी के अंदर आती है। ठीक है। तो अनुच्छेद 23 क्या करता है? मानव के व्यापार और जबरदस्ती काम पर क्या करवाया गया है? रोक लगाई गई है। इसके बाद अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा मूल अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है, जिसमें अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 के अंदर आता है कि अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा, अपने मन से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसको मान सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का रोक नहीं लगाई गई है। इसके बाद अनुच्छेद 26 के अंदर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य जैसे हमारे गांव में, हमारे शहर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह होते हैं, तो उन मंदिर मस्जिदों का जो संचालन किया जाता है वो क्या है? प्रबंधन। उसके लिए बेटा जी आपको सुना होगा कि फलाना मंदिर कमेटी है, कोई गुरुद्वारा कमेटी है, उसके द्वारा उस संस्था से संबंधित कार्यों का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। जैसे कोई लंगर लगाना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे? अब हमारे से दान लेंगे, देंगे, इस तरीके का कार्य है। उसके अलावा चल अचल संपत्ति का प्रबंधन करना है। चल रुपया पैसा जो आता जाता रहता है, अचल उस धार्मिक संस्था की जमीन जायदाद जो है उसका प्रबंधन करना है। उसके अलावा विभिन्न धर्म और संप्रदायों में अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार दिया गया है। विभिन्न धर्म और संप्रदायों को अपनी शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार किस में दिया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में दिया गया है। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए कर संदाय यानी कर न देना या
बाध्य न करना, बाध्य नहीं। कोई विशेष धर्म अपनी वृद्धि के लिए हमसे क्या कर सकता है, कर या दान देने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता। कोई भी हमसे कुछ लेने के लिए आए तो हम क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा से उसे कुछ देते हैं। वो अपने को बाउंड नहीं कर सकता कि आपको इस तरीके का दान देना ही होगा, चाहे हम उस संस्था को दान दें या न दें। ठीक है, तो हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। किसी भी धर्म को वृद्धि के लिए हम उसके लिए टैक्स दें, इसके लिए हम बाध्य नहीं हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 28 राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। जितने भी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, वहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी गैर सरकारी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें क्या आता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से हम मान सकते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता, जिसमें किसी भी मंदिर मस्जिद का ट्रस्ट बनाए, वो अपनी चल अचल संपत्ति करे, वो अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करे और इन कार्यों के लिए दान लेना और देना। धार्मिक कार्यों के लिए जो दान लिया और दिया जाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता। किसी भी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए हम कर देने के लिए यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। लास्ट, सभी राजकीय संस्थाओं और जो संस्थाएं सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करती है, उन गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, न ही किसी व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा कि वो किसी धर्म की शिक्षा ग्रहण करे। तो ये हमारे 2 अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें मानव का व्यापार और बलात्, श्रम पर रोक थी और 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। और चौथा था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आता है बेटा हमारा 5वां अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद कहाँ से 29 व 30, 2 अनुच्छेद हैं इसके। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इस अधिकार में 2 अधिकार दिए गए हैं। ये 2 अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यक वर्गों को। अल्पसंख्यक वर्गों को पहला है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के
हितों की सुरक्षा प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक क्या होता है? किसी स्थान पर कोई धर्म जाति विशेष जो है वो उस जगह कम संख्या में रह रहे हों तो वो उस जगह के क्या हो जाते हैं? अल्पसंख्यक हो जाते हैं। हमारा देश बेटा विविधताओं से भरा हुआ है, अनेक धर्म और जाति के लोग हम रहते हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति हैं, हमारे अलग अलग ग्रंथ हैं, शिक्षाएं मिलती हैं जिससे हमें, हमारे अलग अलग त्यौहार हैं जो हमारी कल्चर कहलाती है। तो उनको जिंदा रखने के लिए प्रयास किया गया कि हम अपनी संस्कृति और शिक्षा से जुड़े रह सकें और उसको सुरक्षित रख सकें। इसलिए अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को यानी हमें सभी को, सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि और शिक्षा को सुरक्षित रखने का क्या दिया है? अधिकार दिया गया है। सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। हम जैसे गुरुमुखी एक अलग भाषा हो जाती है ना, तो हमें अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि और शिक्षा को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। और इसी के साथ जो वर्ग अल्पसंख्यक है उन्हें किन्हीं भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यानी अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोग, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थान की स्थापना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार दिया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग समूह जो है वो अपने शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकता है। राज्य उसको वित्त पोषित करेगा यानी आर्थिक मदद देगा और उसका संचालन करने का अधिकार यानी प्रबंधन करने का अधिकार, यदि वो स्कूल स्थापित करता है तो स्कूल संचालन करने का अधिकार, कॉलेज का अधिकार उसे क्या किया गया है? दिया गया है। व्यवस्थाएं बनाने का अधिकार दिया गया है। तो संस्कृति और शिक्षा में हमारे दो अधिकार कौन से? अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी भाषा, अपनी लिपि, शिक्षा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 30 के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं क्या कर सकता है? स्थापित कर सकता है, जिसका संचालन और प्रबंधन कर सकता है और सरकार के द्वारा उसे आर्थिक सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे 5 मूल अधिकार हो चुके हैं बेटा। अब हम करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा लास्ट मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेद 32। बच्चों, संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए, लेकिन यदि हमारे उन मूल अधिकारों को सही ढंग से, सही तरीके से लागू न किया जा सके, कार्य रूप ना दिया जा सके, तो वो मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? अर्थहीन हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसी बात को ध्यान में रखकर हमारा ये लास्ट मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया, यानी हमारे मूल अधिकारों का हम क्या कर सकें? इलाज कर सकें। कैसे? हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, हमारे मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। इसलिए ये क्या रहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए कहा है कि यदि मुझसे कोई ये पूछे कि भारतीय संविधान का कोई एक अनुच्छेद ऐसा हो जिसके बिना संविधान पूर्ण न हो, तो वो कौन सा होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अनुच्छेद है जिसके बिना ये संविधान संपूर्ण नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो यानी इसका कितना महत्व है। यदि ये औपचारिक अधिकार हमें नहीं दिए जाते तो हमारे अधिकारों का हनन सरकार के द्वारा या किसी अन्य नागरिक के द्वारा हो सकता है। तो हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान ने अधिकार दिया है किसका? हमारे मूल अधिकारों की रक्षा का। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या करते हैं? हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। कैसे? कोई व्यक्ति जब न्यायालय की शरण लेता है तो उसके ऊपर न्यायालय कोर्ट 5 प्रकार के लेख यानी रिट जारी कर सकता है। वो 5 रिट कौन कौन सी हैं? पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा, परमादेश, मैडम्स। तीसरी रिट हमारी रहती है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। और चौथी रिट हमारी है उत्प्रेषण लेख, क्यो वारंटो। पांचवी, अधिकार परीक्षा, सेटरी ओरारी। ये 5 प्रकार की रिट मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो ये हमारे क्या हो गए? मूल अधिकार। लास्ट हमारा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, केवल मात्र एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 32, जिसे अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि नागरिक के अधिकारों का यदि हनन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जाकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गुहार लगा सकता है। तो कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, जिसके लिए वो 5 बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। तो इस प्रकार हमारे 6 के 6 मूल अधिकार पूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने कितने मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हमने पढ़े थे, और उसके बाद हम इसका मूल्यांकन भी कर लेंगे। हमने बेटा बात की थी
कि मूल अधिकार कहाँ से स्टार्ट होते हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी ये कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? कुल अनुच्छेद कितने हुए? 24। हमने बात की कि हमारे मूल संविधान में हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। कब? मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, और अब जो मूल अधिकार है वर्तमान में हमारे पास वो कितने हैं? 6 मूल अधिकार, जिस पर हमने चर्चाएं कर ली। तो 12 से 35 जो 24 होते हैं, तो हमारा एक मूल अधिकार हटा दिया गया। एक मूल अधिकार हटा दिया गया। कौन सा अनुच्छेद था वो? अनुच्छेद 31। इस मूल अधिकार को, यानी अनुच्छेद 31 संपत्ति का जो अधिकार है, हटा दिया गया। कब हटाया गया था? हमने बात की थी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर, जो 1978 में किया गया था। इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम एक इसमें से क्या करते हैं? माइनस, बचे कितने? 23 मूल अधिकार, जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं। तो ये मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक थे? मूल अधिकार 14 से 32 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक। 12 और 13 को हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं बेटा। अनुच्छेद 12 के अंदर क्या था? राज्य को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 13 को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी। उसके बाद अनुच्छेद हमारा 33 और 34 आता है, जो किससे संबंधित था? सेना से संबंधित था। अनुच्छेद 35 के अंदर मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको रहता है? भारत की संसद को रहता है। तो ये हमारे 23 मूल अधिकार बेटा, जिसमें वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं, जिसकी हमने चर्चा की। अब हम अपने मूल अधिकारों की मूल्यांकन भी कर लेते हैं। मूल अधिकारों का मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी हमारे जो मूल अधिकार संविधान ने हमें दिए गए हैं वो कितने कम ज़्यादा हैं, क्या उनमें कमी और फ़ायदा है, क्या है उसके प्लस और माइनस हैं। जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं उन पर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी हमारे अधिकारों को प्रतिबंध लगाकर छोटा कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरा, मूल अधिकार पर प्रतिबंध देश, हमारे राष्ट्र, हमारे भारत देश और समाज के विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए लगाए गए थे, परंतु व्यवहार रूप में क्या होता है कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, इसमें संविधान ने अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष वर्गों को विशेष संरक्षण दिया था, लेकिन इन विशेष संरक्षण या विशेष वर्गों को जो सहायता या प्रबंधन जो किया गया उसको भी राजनीतिक लोग क्या करते हैं, वोटों की राजनीति बना दी गई है, उसको भी सीमित कर दिया गया। कारण ये कि गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, स्त्रियों और बच्चों और गरीबों मजदूरों का शोषण पहले भी हो रहा था, आज भी निरंतर हो रहा है। अशिक्षा के कारण एक गरीब जिसके पास खाने को नहीं है
वो अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। यानी न्यायालय की जो सुरक्षा हमें दी गई है उसकी प्रक्रिया बेहद लंबी है, जटिल है और हर व्यक्ति उस खर्चीली व्यवस्था को नहीं अपना सकता। इसलिए भी वो अपने हितों की रक्षा में सफल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी इन इतनी आलोचनाओं के बावजूद हमारे मूल अधिकारों का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध संविधान द्वारा देश की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और देश की सुरक्षा जो है हमारे नागरिकों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। तो बच्चों, हमारा मूल अधिकार और उसका मूल्यांकन हमने विस्तृत रूप से पढ़े, हमारे 6 के 6 मूल अधिकार। आशा करती हूँ कि आपको इससे अवश्य लाभ हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।